नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स नोट्स पर आपको जो है अच्छा खासा भी आपको कमांडिंग रखना है। नोट्स से आपके जो है सभी क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिला है, हूबहू क्वेश्चन आपके नोट्स से आपको देखने को मिला है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आप देखेंगे चूंकि जो आपका एग्जाम आपका 1 अप्रैल को आपको कंडक्ट हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो लेवल जो आपका क्वेश्चन का है ये बिल्कुल आपके जो है लो लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी कारण से क्या है कि जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हूबहू आपके जो आ गए हैं। लेकिन आप साथियों देखेंगे तो जो भी अभी आपका रिसेंटली अब आपका जो आगे आपका एग्जाम अभी आपका कंडक्ट होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा आपका लेवल जो है अपग्रेड आपको करते जाएंगे थोड़ा लेवल, चूंकि मैक्सिमम एग्जाम में यही होता है कि पहला जो शिफ्ट आपका कंडक्ट होता है क्वेश्चन का लेवल आपका इजी रहता है, फिर आपका लेवल आपके बढ़ते चला जाता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका दूसरे शिफ्ट में आपका जो 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, फिर आपका रिपीट नहीं किया जाता है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि बिहार डीएलएड का रिकॉर्ड रहा है कि प्रीवियस जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो आप देखेंगे कि सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर आपका हेरफेर आपका नहीं होता है, प्रीवियस पेपर को हूबहू जो है आपका रिपीट किया जाता है। तो इस बार भी इन्होंने सेम पैटर्न को आपका फॉलो किया है, और यही कारण है कि कटअप आपका जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपका इजी है। और फर्स्ट शिफ्ट जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आप देखेंगे 1 अप्रैल को जितनी भी शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा आपका डाउन रखा गया था। इसके बाद अगर एग्जाम आपका कंडक्ट होता है और लेवल अगर आपका अप किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो है फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 1 अप्रैल को जितनी भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है इसके लिए आपका जो है बेहतर आपका हो जाएगा। फिर आपका बाकी देखिए आगे क्या आपका लेवल रहता है, सारा कुछ आपको अपडेट आपको दिया जाएगा। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ध्यानपूर्वक जितनी भी आपको नोट्स को मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए बात करेंगे हम लोग एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य संघटक क्या होता है, तो प्रोपेन और आपका ब्यूटेन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है एलपीजी सिलेंडर में किस अवस्था में रहता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपके द्रव अवस्था में रहता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सीएनजी को लेकर के। देखिए सीएनजी जो आपका होता है ये वायु प्रदूषण मुक्त होते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे सीएनजी होता है इसका पंप सर्वप्रथम कहाँ पर खोला गया था, तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत आपका खोला गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोगों को क्लियर रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो इससे आपका जो है ब्यूटेन निकलती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने की पॉसिबिलिटी होंगी, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। 100% में कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ। अब उतना क्वेश्चन आपका नोट से आपका लड़ गया है, फिर भी मैं 100% एक्यूरेसी के साथ अभी भी मैं जो है आगे जो भी आपके एग्जाम आपके होंगे तो इसका जो है कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन टू द पैटर्न अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जिस तरह से भी आपके 1 अप्रैल में फंसा है क्वेश्चन आपका टोटल, इस तरह से आपके फिर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन में ज़्यादातर वेरिएशन आपका नहीं होता है, बिहार डीएलएड का आपका रिकॉर्ड रहा है। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है नोट्स को ध्यानपूर्वक आप कवर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपके देखने को मिलेगा। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको नंबर पूछा है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस निकलती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। देखिए साथियों अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो ये आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से होता है, और प्लस आप देखेंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण से होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपके अम्ल वर्षा होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से मुख्य रूप से आपका होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो आपके होते हैं काल कारखाने से आपके निकलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है, तो आपका हो जाएगा नाइलॉन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। कहा जा रहा है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन में आपको जो है अटेम्प्ट लेना है 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपको, ठीक है। तो प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेंटिंग से किया जाता है। जीवाश्म का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो जो है रेडियो कार्बन डेंटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, ताकि अभी रिसेंटली आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम तक जो है निश्चित रूप से आपको याद रहे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन
किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है यूरेनियम डेंटिंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को फिर आपको सेलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा सके, टाइम आपका मैनेज हो पाएगा, तो ही आपको सारी चीज़ आपका जो है प्रोवाइड हो पाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि शहद का मुख्य घटक क्या है। और देखिए आप हिंदी में अगर देखेंगे तो थियोरटिकल मैंने जो आपको चीज़ें प्रोवाइड किया था, जिन भी टॉपिक को, उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कवर कर लिया गया है। समास का आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपका आया था कि नीलकमल में जो है किस प्रकार के समास है, तो उसमें आपका कर्मधारय समास है और समास आपका टोटल 6 प्रकार का होता है। थियोरटिकल से 100% आप देखेंगे तो आपका सीधा जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, चूंकि देखेंगे तो आप व्याकरण से क्या होता है कि सभी आपका टॉपिक इसमें जो आपका फिक्स रहता है, और उस टॉपिक को अगर आप कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगला की बात करेंगे, और कंपटीशन में हालांकि आपको दिक्कत होता है, फिर उसमें क्या होता है कि एक अलग आपका पैटर्न चलता है। डीएलएड आपका जो है एक आपका अलग पैटर्न है आपका इसका, इसमें टू द पैटर्न अगर सारी चीज़ों को देख करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शहद का मुख्य घटक क्या है ये आपको बार पूछा है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा आपका? फ्रुक्टोज हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एसिटिलीन, बेंजोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, खाना को सुरक्षित रखने के लिए यानी खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका बेंजोनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जल में विलय विटामिन कौन सा है? देखिए मैंने जो है विटामिन से रिलेटेड मैंने जो है आपको फुल्ली इसका जो है एनालिसिस आपको करा दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होता है, तो ये आपका ए, डी, ई और आपका जो है के आपका होता है, जो कि वसा में घुलनशील होता है, फैट सोलेबल होता है। ए, डी, ई, के ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ए, डी, ई, के जो आपका विटामिन होता है ये आपके वसा में घुलनशील होता है, जबकि वाटर सोलेबल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो सी, एच और आपका जो है बी कॉम्प्लेक्स आपका होता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जल में जो है आपका विलय विटामिन कौन कौन से है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका बी और आपका सी हो जाएगा, जो कि आपका जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो देखिए वसा में ए, डी, ई, के आपका होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए भी आपका हो जाएगा, ई भी हो जाएगा आपका, के भी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों विटामिन आपके जो है वसा के अंतर्गत आपके घुलनशील होते हैं, तो डी आपका फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे तो हमका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण से। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण से। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थॉमस ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो हमारा यौगिक है ये आपका है फ्रेंड्स आपका सेलुलोज। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रकृति में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा सेलुलोज। सी हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि प्रोटीन किसका बना होता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स प्रोटीन की बात करेंगे तो ये आपका एमिनो अम्ल से बना होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। अगर आपको ये पूछा जाता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखेंगे NH2 आपका CO और आपका NH2 होता है जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, और हमारे बॉडी के अंतर्गत
2% यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था, तो यूरिया। ये हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात कर ले तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। दिया गया है मल में, मूत्र में, खेत में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरिया की अगर हम बात करेंगे तो यूरिया मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हमारे मूत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। और देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत में बनता है। जबकि हम विटामिन ए की थोड़ा बात कर ले तो विटामिन ए जो आपका संचित होता है ये भी हमारे यकृत के अंतर्गत होता है। और यकृत हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इतने चीज़ों को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि मानव बॉडी की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि की बात करेंगे तो आपका अग्नाशय हो जाएगा, जहाँ से कि इंसुलिन का स्राव होता है। इतनी फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है। देखिए दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है ये आपको पूछा रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 डिग्री पर किया जाता है, जिसमें कि दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, पुनः इसको जो है ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग पाश्चुराइजेशन कहते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन को मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है रहता है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, ये आपको बार पूछा है। देखिए प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पेप्सिन। ध्यान रखेंगे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। डी साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात कर ले तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अंडे की छिलका की बात करेंगे तो ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट कराता है, जिसे हम लोग CaCO3 कहते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद वाले भाग में जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अंडाणु का निषेचन किसमें होता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंडाणु का निषेचन किसमें होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय नलिका में। अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, तो गर्भाशय नलिका में। सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। देखिए डिहाइड्रेशन में हमारा बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, मतलब आपका NaCl की कमी हो जाती है। और इसकी जो कमी होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जब हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकलता है और वैसे केस में हम लोग अगर पानी नहीं पीते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेट हो जाना, जिसमें कि आपका सोडियम क्लोराइड की मात्राएं हमारे बॉडी के अंतर्गत से बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए ध्वनि की चाल की फ्रेंड्स बात करेंगे ये किस पर आपका डिपेंड करता है, तो प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर डिपेंड करता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर डिपेंड करता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों देखेंगे तो दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका लाल फास्फोरस का किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम सफ़ेद फास्फोरस की बात करेंगे तो चूहा मारने हेतु दवाई का जो निर्माण किया जाता है इसमें सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दिया सलाई की साथियों बात किया जाए तो इसमें आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो DDT का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ए और बी आपका दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विरंजक चूर्ण का प्लस आपका DDT का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र ये कहाँ पर आपके होते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये हमारे होते हैं मेरुदंड में, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। साथियों क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड टोटल कितने जोड़ी होती है? तो आपके 31 जोड़ी होती है, जो किसी भी प्रकार के संवेदनाएं को हमारे मस्तिष्क जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? तो ये आपका मेरुदंड करता है, जिसे हम लोग कशेरुकी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा मेरुदंड, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? ये आपको बार बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। बंद द्रव पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल का नियम। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दाब का एसआई मात्रक होता है ये आपका होता है पास्कल। इसी पास्कल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इतने पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक इसको आपको याद रखना है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल का हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस पर काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सोने को किस में घोला जाता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सोने को किस में घोला जाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, जिसे हम लोग एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सोना को डुबाल करके घोला जाता है। आप साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि इसमें जो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक और आपका HNO3 होता है। ध्यान रखेंगे HNO3 का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो आपका 1 भाग होता है। इसको नोट डाउन करेंगे या फिर आप रिपीट करके इसको याद रखेंगे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोने को किस में घोला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, जिसे हम लोग एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे कुनेन की जो प्राप्ति होती है ये सिनकोना नमक जो है पौधे की छाल से आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। कुनेन की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो सिनकोना नामक पौधे की छाल से होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए ध्यान रखेंगे कि मॉर्फिन तथा हेरोइन ये आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है ये आपके हाफीम से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपके हाफीम से प्राप्त होते हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ के पेड़ से दिया गया है, कि ओक के पेड़ से दिया गया, सिनकोना की पेड़ से, थीन की पेड़ से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से किया जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से। ये साथ ही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? देखिए चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका थीन पाया जाता है। जबकि फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें आपका कैफीन आपका पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। जबकि चाय में बात करेंगे तो इसमें आपका जो है थीन आपका पाया जाता है। देखिए चाय का उत्पादन सबसे अधिकतम बात करेंगे तो ये आपके असम के अंतर्गत किया जाता है। जबकि बिहार में बात करेंगे तो बिहार के किशनगंज के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब चर्चा किए हैं मैंने जो है यहाँ पर आपका कॉफ़ी का, तो ध्यान रखेंगे कॉफ़ी का जो अधिकतम उत्पादन किया जाता है ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। और भारत में उगाए जाने वाला कॉफ़ी का जो मैक्सिमम प्रकार है ये आपके अरेबिका है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तो सेम क्वेश्चन आपका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। अभी रिवील मैंने आपको करा दिया था, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। किस प्रकार का प्रोटीन होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केसिन होता है। ध्यान रखेंगे दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केसिन होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मुक्त होती है।
बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा जो है आपका उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.3 कैलोरी। देखिए कहीं कहीं पर आपको 9.1 दिया हुआ रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ पर आपको 9.1 दिया रहेगा तो वहाँ पर आपका 9.3 आपका नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 9.1 ही आपका जो है एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लगाना है 9.3, ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है। तो देखिए भूमि पर पाए जाने वाले पौधा को कहते हैं हम लोग ब्रायोफाइटस। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा का नाम क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं जीरोफाइटस। क्या कहते हैं, जीरोफाइटस कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि कैक्टस नामक जो पौधा होता है ये आपके मरुस्थल में ही आपके पाए जाते हैं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है, तो इसी कहलाता है आपका जीरोफाइटस, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमको दिया गया है कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो देखिए जो चट्टानों पर उगने वाले पौधा होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपका कहलाता है लिथोफाइटस। क्या कहलाता है आपका, लिथोफाइटस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है लिथोफाइटस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है आपका जीरोफाइटस, जबकि चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है लिथोफाइटस। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गोबर पर उगने वाला कवक कौन है। देखिए गोबर पर उगने वाला कवक कौन है ये आपको नंबर पूछा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोपोफिल। क्या हो जाएगा आपका, क्रोपोफिल हो जाएगा, जो कि गोबर पर आपके उगने वाले कवक के अंतर्गत आपके आते हैं। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में हमने जो है 39 क्वेश्चंस को ही आपको जो है सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी आपका नेक्स्ट सेशन जो आपका आएगा, क्योंकि ये सभी आपका शॉर्ट आपका नोट्स आपका है, जो कि डीएलएड के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो भी अभी आपका रिसेंटली आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आपके टू द पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इसको प्रिपेयर किया गया है। तो आपको जो है इसको एक बार फिर से आपको रिवीजन कर लेना है। और जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं 7050513705 पर आपको SMS करके ग्रुप पे ऐड हो जाना है, जिसमें कि आपको सारा जितनी भी ऑल ओवर आपका नोट्स आपका प्रोवाइड किया गया है, और प्लस आपका फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपका सारा इसी ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इस पर जो है आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग रिवीजन करते रहे, क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो भी अभी आप रिसेंटली भी एग्जाम पैटर्न को देख करके आप सिलेक्टिव पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।